हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन है जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो उसका जो फ्रीजिंग वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। इसी टाइप से जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो भी एज़ कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट उसमें थोड़ी कमी आएगी। एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द सॉलिड फेज विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। एक सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर वो फ्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में सब्सटेंस की सॉलिड फेज लिक्विड फेज के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। Thus, the freezing point of a substance may be defined as a temperature at which the vapor pressure of substance in its liquid phase will become equals to the vapor pressure in its solid phase. तो इसका मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पर सब्सटेंस की लिक्विड फेज़ का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फेज़ के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ओके, A solution will freeze when its vapor pressure becomes equal to vapor pressure of pure solid solvent. एक सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा जब इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड नाउ इट कुड बी इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड हैंस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो क्या होगा कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया जाए सॉल्यूशन में तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगी। इसी टाइप से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेट TFO बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF be its freezing point when a non-volatile solute is dissolved in it, thus decreases in freezing point. यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया है कि TFO जो है ओरिजिनल जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और TF क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज है उसे हम कैसे शो कर सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TFO माइनस TF। इट इज़ नॉन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मतलब इनको सब्सट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की वैल्यू देगा। डेल्टा TF फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेम जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में था, यहाँ पर भी जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कमी देखने को मिल रही है वो किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होगी सॉल्यूशन की मोलैलिटी की। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। KF क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। It is also known as cryoscopic constant. Its unit is Kelvin kilogram mole inverse. If W2 gram of solute of molar mass M2 is present in W1 gram of solvent produces depression in freezing point delta TF, then molality of solute can be given as, molality का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W2/M2 और यहाँ हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए ये वैल्यू, और अपॉन W1। सो यहाँ पर M की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF एंड दिस वैल्यू। ओके, और अगर हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन को इस टाइप से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ M2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया और बाकी चीज़ें इस टाइप से रीअरेंज हो गई है।
ओके. The value of Kf and Kb, which depends upon the nature of the solvent, can be ascertained by the following equation. Kf and Kb जो कि proportionality constant थे, उनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की नेचर पे. और इनके फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है. Kf की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? R(m1) Tf² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H. R गैस कांस्टेंट है, M1 जो है सॉल्वेंट का मोलर मास, Tf फ्रीजिंग पॉइंट 1000 एंड डेल्टा ये फ्यूज़न की एंथैल्पी है. ठीक है. सेम टाइप से Kb की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं R(m1) सेम एज अबव Tb². यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा अपॉन 1000 इंटू वेपोराइजेशन की एंथैल्पी. ठीक है. अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है. 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. फॉर्मूला क्या है इसका? CH2OH और इसे इस टाइप से भी हम शो कर सकते हैं C2H6O2 इज़ मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट फर्स्ट डेल्टा TF और सेकंड हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना होगा? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो इथाइलिन ग्लाइकोल की अगर मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन में एज अ सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है. नेक्स्ट हो जाएगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास है 45 ग्राम, मोलर मास है इसका 62. सॉल्व करने पे हो जाएगा 0.73 मोल. मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम. यहाँ पर 600 ग्राम में वैल्यू है और हमें चाहिए किलोग्राम में, तो यहाँ पर इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.6 किलोग्राम. Now the molality of ethylene glycol will be equal to 0.73 upon 0.6. Answer 1.2 mole per kg. Okay. Now अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है डेल्टा TF. फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो. तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है Kf इंटू एम. Kf की वैल्यू क्योंकि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो उस वैल्यू है 1.86. मोलैलिटी आपने अभी फाइंड आउट की 1.2. आंसर हो जाएगा 2.2 कैलोरी. सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू TFO माइनस TF. इसकी वैल्यू आपको नोन है 2.2 जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, और TFO ये जो है सॉल्वेंट की के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. तो सॉल्वेंट यहाँ पर है वाटर, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमें पता ही है 273.15 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस. तो हमें TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या देगा? हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की वैल्यू. तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट है आपकी फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक जनरल आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट अगर किया हो घर पे, जब कभी भी खीर बनाते हैं घर पे, प्रिपेयर की जाती है खीर, तो वहाँ पर आपकी जो मम्मी है उसमें किशमिश ऐड करती होगी. तो किशमिश क्या होती है? पहले तो वो श्रिंक होती है और जैसे ही उसको हॉट मिल्क में ऐड किया जाता है, हॉट खीर में ऐड किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है? उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो स्वेल अप हो जाती है. बिकॉज वहाँ पर क्या है, कुछ जो लिक्विड है वो किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है. इसी टाइप से जो विल्टेड फ्लावर्स हैं, यानी जो मुरझाए हुए फूल हैं, उनको अगर आप फ्रेश वाटर में रखेंगे तो अगेन आप उन्हें फ्रेश फील करेंगे. तो ये सब हमारे डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं, और ये होता क्या है हम उसे अब डिटेल में स्टडी करेंगे. ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट रखा जाता है और उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? जिस मेम्ब्रेन में से जो इसमें कुछ स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल या पार्टिकल तो ईजीली
ट्रांसफ़र हो सकते हैं इधर से उधर, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं, जो बिगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं, वो ईज़िली इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इस टाइप की मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जब इस टाइप से एक सेटअप होता है तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन में अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है through a semi-permeable membrane. This process is known as osmosis. ओके, सो ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं, और ये फ्लो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम ऑब्टेन ना हो जाए। ठीक है, this flow of solvent molecule from its side to solution side across the semi-permeable membrane can be stopped by applying some extra pressure on the solution. This pressure that just stop the flow of solvent molecule is called osmotic pressure. अगर हमें solvent particle या molecule के जो ये flow हो रहा है उसे अगर हमें रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन साइड है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, और उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज ड्यू टू osmosis. During osmosis, the solvent molecule always flow from lower to high concentration of solution. The osmotic pressure depends upon the concentration of the solution. यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, या सॉल्वेंट सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। The osmotic pressure of a solution is an excess pressure that must be applied to the solution to prevent osmosis, that is to stop the flow of solvent molecule across semi-permeable membrane into the solution. ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्सेस प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई किया जाता है ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी as it depends upon the number of solute particle, not upon their identity. ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स की नंबर पे, ना कि उनकी नेचर पे। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन it has been found that osmotic pressure depends upon the molarity, which is denoted by C, of the solution at a given temperature. डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, और इसके लिए एक इक्वेशन गिवन है, रो इज इक्वल टू CRT। रो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं रो विल बी इक्वल टू N2 अपॉन V RT। V is the volume of the solution in liter and N2 is the moles of solute. If W2 gram of solute of molar mass M2 is present in solution, then number of moles of solute will be equal to W2 upon M2। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा रो V इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2। तो यहाँ से भी हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ this formula. Okay, measurement of osmotic pressure also provide another method to determine the molar mass of solute. This method is useful to determine the molar mass of protein, polymers and other macromolecule. तो इस टाइप से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करके भी हम सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये मेथड जो है यूज़फुल होती है प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। दिस मेथड हैज़ एडवांटेज ओवर द अदर टेक्निक्स एज द प्रेशर मेजरमेंट एट रूम टेम्परेचर एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ये जो मेथड यूज़ की जाती है ये का
ये जो है अदर टेक्निक की बजाय ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज़ यहाँ पर जो प्रेशर मेज़र किया जाता है रूम टेम्परेचर पर मेज़र किया जाता है, और साथ ही यहाँ पर मोलैरिटी को यूज़ में लिया जाता है इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी. As compared to other qualitative properties, magnitude of osmotic pressure is large even for very dilute solution. अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी लार्ज मिलेगी. डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर्स हैं, वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं सॉल्वेंट के अंदर. तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी, और इसकी वजह से हम सॉल्यूट का मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल एज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, एंड पॉलीमर एज दे आर पोअरली सोल्यूबल. ये टेक्निक पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर के लिए. पॉलीमर के लिए इसलिए क्योंकि वो पोअरली सोल्यूबल है, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी हम इजीली मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं. और सेकंड, बायोमोलिक्यूल के लिए भी ये यूज़फुल है, बिकॉज जो बायोमोलिक्यूल है वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है. और जो कंसंट्रेशन की जो टर्म यहाँ पर यूज़ में ले रहे हैं वो है मोलैरिटी, और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो प्रेशर की मेजरमेंट ली जा रही है वो रूम टेम्परेचर पर ली जा रही है. ओके, सो ये टेक्निक जो है सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. Two solution which have same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. If such solution are separated by semi-permeable membrane, then no osmosis occur between them. अगर दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है तो वे सॉल्यूशन कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. और अगर इस टाइप के सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सेपरेट करें तो वहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% sodium chloride solution known as normal saline solution, so it is safe to inject intravenously. यहाँ पर जो हमारे ब्लड सेल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन की, जहाँ पर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है. तो इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है? इक्वल होता है. तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इफ़ वी प्लेस द ब्लड सेल where the concentration of solution is more than 0.9% sodium chloride, then water flows out of the cell and they shrink. Such a solution is called hypertonic solution. अगर हम ब्लड सेल को प्लेस करें एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसनट्रेशन 0.9% NaCl से कम NaCl से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो ब्लड सेल है उसमें से वाटर बाहर की ओर आना स्टार्ट कर देगा, और इस वजह से ब्लड सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी. इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मीन्स मोर, ज़्यादा. इफ़ वी प्लेस द ब्लड सेल वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज़ लेस देन 0.9%, देन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड दे वुड स्वेल. अगर हम ब्लड सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस करें जहाँ पर कंसनट्रेशन 0.9% से कम है, तो वाटर अंदर की ओर फ्लो करेगा ब्लड सेल के, और ब्लड सेल जो है वो स्वेलो हो जाएगी. ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपो मीन्स कम, स्मॉलर. अब हम ऑस्मोसिस के डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पीपल taking a lot of salt or salty food experiences water retention in tissue cells and intercellular space because of osmosis. ऐसे लोग जो काफ़ी सॉल्टी फूड लेते हैं उनको क्या होता है? वाटर रिटेंशन फील होता है अपने टिश्यूज़ में या इंटरसेलुलर स्पेस में. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. द रिजल्टिंग स्वेलिंग और
पफिनेस इज़ कॉल्ड एडिमा। तो उनकी बॉडी में आपको स्वेलिंग दिखाई देगी और वो कंडीशन क्या कहलाती है? एडिमा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट एंड सब्सिक्वेंटली टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ पार्शली ड्यू टू द ऑस्मोसिस। प्लांट के अंदर जो वाटर मूवमेंट है वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्व किया जाता है? फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लांट रूट। फिर रूट से अपर पार्ट की ओर जो वाटर मूवमेंट होता है वो पार्शियली ऑस्मोसिस की वजह से होता है। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग और फ्रूट बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मीट का प्रिजर्वेशन किया जाता है बाय एडिंग सॉल्ट, और इसी टाइप से फ्रूट्स वगैरह में भी शुगर ऐड की जाती है एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि वहाँ पर जो है कोई बैक्टीरियल एक्शन ना हो पाए विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट विल लूज वाटर, श्राइवल एंड डाइज। जो बैक्टीरियम अगर वहाँ पर ग्रो कर गए हैं तो जब उस पर सॉल्ट या शुगर ऐड की जाएगी एज ए प्रिजर्वेटिव तो वहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, एक्सोस्मोसिस, मतलब वहाँ से बैक्टीरियम की बॉडी से वाटर बाहर की ओर चला जाएगा जिसकी वजह से वो श्राइवल हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि जो सॉल्वेंट है उसकी हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन में अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट फ्लो करता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है? इसका जस्ट अपोजिट होगा, जहाँ पर सॉल्वेंट अपनी लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और ये प्रोसेस काफ़ी यूटिलाइज की जाती है इन द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। यहाँ पर इस टाइप से सेटअप होता है जहाँ पर सॉल्ट वाटर, सी वाटर में सॉल्टी होता है वो, सी वाटर इस तरफ है और इधर फ्रेश वाटर और बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो सी वाटर या सॉल्ट वाटर में से होता हुआ अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोसेस कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फिट वाटर जो है इस प्रोसेस से हमें इजीली मिल पाता है।